के बारे में, साम्यावस्था के बारे में। साम्यावस्था जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसकी काइनेटिक के बारे में समझ नहीं आएगा। साम्यावस्था इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए अब देखते हैं इसको इक्विलिब्रियम क्या है, और यहीं से अच्छा खासा क्वेश्चन हर बार सिटी फॉरेस्ट में पूछा गया है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम को जनरली हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। ठीक, दूसरा होता है थर्मो इक्विलिब्रियम, उष्मागतिकी साम्य, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है आयनिक। ठीक, रासायनिक साम्यावस्था, उष्मागतिकी साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था, 3 प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके बारे में हम क्या देखेंगे, आयनिक साम्यावस्था में हम जब देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम एसिड बेस का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, एसिड बेस का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आयनिक साम्यावस्था में। थर्मोडायनेमिक में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा या उष्मा से संबंधित जो भी साम्यावस्था होगा उसको हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे। ऊर्जा या उष्मा से संबंधित जो भी साम्यावस्था या जो भी अध्ययन करना होगा हम यहाँ पर करेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये किस प्रकार से साम्यावस्था को प्राप्त करेगा, साम्यावस्था क्या होता है देखेंगे अभी, किस प्रकार से साम्यावस्था को प्राप्त करता है, तो इस बीच में क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं वो सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके दर के बारे में और साम्यावस्था किस प्रकार से प्राप्त करता है, उस पर किस किस का प्रभाव यहाँ पर बन सकता है, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम सीधा मैं ये पॉइंट उठाता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम एक एक करके देखेंगे सबको। आप मेरे साथ बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा साइंस का वीडियो अपलोड होने वाला है। अगर मेरे चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगर सब्सक्राइब रहेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंट पहुंच जाएगा। वैसे भी आपको पता है टाइम बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी क्लास चलने वाला है और पूरा डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ रहने वाला है। ठीक, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ए और बी। ठीक, ए और बी कोई रिएक्टेंट है। सीधा मैं लेता हूँ 1 मिनट के लिए अभिक्रिया, आपको इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। और मान लेते हैं कोई बायो बैकग्राउंड से है, उसको भी तो कहीं ना कहीं ये 10th का सिलेबस है और 12th में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है। अभिक्रिया मान लेते हैं ये उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो इस बीच में ये साम्यावस्था कैसे प्राप्त करेगा, क्या होता है ये सबको देखते हैं। ठीक, तो साम्यावस्था हम किसको बोलेंगे, जब अभिक्रिया उत्पाद में चेंज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, अभिक्रिया जो लिए हैं उसकी जो सांद्रता है जो पहले थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अभिक्रिया की सांद्रता जो पहले थी कुछ समय के पश्चात थोड़ा सा और कम होगा, फिर कुछ समय और बीत जाता है तो और कम होगा, फिर कुछ समय पश्चात और कम हो जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया की सांद्रता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अभिक्रिया यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर और उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ते जाएगा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक, अभिक्रिया की सांद्रता घटती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बना देता है, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देर में बताता हूँ। अभिक्रिया उत्पाद में चेंज हो रहा है, ठीक, समय अंतराल के पश्चात धीरे धीरे कम हो रहा है सांद्रता अभिक्रिया का और बढ़ रहा है उत्पाद का। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता जब बढ़ जाती है और उचित वातावरण हो तो उत्पाद फिर से क्या करेगा, अभिक्रिया में पुनः चेंज होना शुरू हो जाता है। उत्पाद की सांद्रता जब बढ़ जाती है, अभिक्रिया की सांद्रता कम हो जाती है, तो उत्पाद यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक ही पात्र में कर रहे हैं। उत्पाद फिर से क्या हो जाता है, अभिक्रिया में चेंज होना शुरू होता है। कॉमन एग्जांपल यदि हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक बर्तन लिए और इस पर हम पानी गर्म कर देते हैं। ठीक, अब अभी जैसे कि मैं बताया, अभिक्रिया मतलब परिवर्तन। गर्म किए आप
लेकिन इसका ढक्कन बंद रखे हो, बंद पात्र मैं बोल रहा हूं ना। गर्म किए, भाप बंद करिए, उड़ेगा। ठीक, भाप बनकर उड़ेगा। और आपको पता है जब ये ऊपर छत पर टकराता है, बंद पात्र है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और ये भाप बूंद के रूप में बनना शुरू हो जाता है। बूंद मतलब फिर से टपक कर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो एक यहाँ पर क्या हुआ, ये अभिक्रिया, यहाँ पर ये अभिकारक मान सकते हो, अभिकारक धीरे धीरे रिएक्शन के दौरान उत्पाद में चेंज हुआ। ये उत्पाद है इसका, और उत्पाद के बाद जब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो फिर से क्या होता है, अभिक्रिया के रूप में चेंज होता है, कंडेंसेशन हुआ और पानी फिर से बन गया। तो एक इस बीच में क्या हो जाता है, एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। साम्यावस्था अब किसको बोलेंगे, अब समझिए आप। यहाँ पर अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, उत्पाद की सांद्रता जब ज्यादा हुई तो फिर ये अभिक्रिया में चेंज होना शुरू होता है। फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, एक ऐसा कंडीशन मेंटेन हो जाता है कि अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद अभिक्रिया में परिवर्तित हो रहा है। तो दोनों का जो स्पीड है, मैं बात कर रहा हूं स्पीड पर, ना कि आप सांद्रता पर। ठीक, दोनों का जो स्पीड है अभिक्रिया से उत्पाद बनने की और उत्पाद से अभिक्रिया बनने की, वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। सांद्रता ध्यान में रखना ना, सांद्रता नहीं बोल रहा हूं, अब स्पीड बोल रहा हूं ना। स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा। पहले मैं बात किया सांद्रता पर, सांद्रता ज्यादा था उत्पाद बना, सांद्रता इधर का ज्यादा हुआ अभिक्रिया बना। लेकिन ये जो स्पीड है इसका, वो अब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अभिक्रिया से उत्पाद बनने की और उत्पाद से अभिक्रिया बनने की। तो जब स्पीड बराबर हो जाती है तो हम इसको बोलेंगे साम्यावस्था। ठीक, ये क्या हो गया, एक प्रकार से साम्य अवस्था। अवस्था मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है वो अब बराबर हो गया है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे साम्यावस्था। अब यहाँ पर चूंकि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे रासायनिक साम्यावस्था। ठीक, तो इसका अब सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है साम्यावस्था का, ना ध्यान में रखना। यहाँ पर हम साम्यावस्था का जब शब्द बोलते हैं तो सांद्रता से लेना देना नहीं है, स्पीड से लेना देना है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसे समझते हैं, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लेते हैं जैसे कि A प्लस B, ये अपना अभिक्रिया हुआ, अभिकारक हुआ और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो कि हम मान लेते हैं C प्लस D। तो इसको किस प्रकार से दर्शाया जाए, तो अगर इस रिएक्शन से देखते हैं अभिक्रिया और उत्पाद, यहां से अगर देखा जाए तो मैं पहले बोला था यहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। और मैं बोला हूं यहाँ पर स्पीड को मैं बोल रहा हूं यहाँ पर दर। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट। तो इसका जो रेट होगा उसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसकी सांद्रता कम हो रही है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसकी सांद्रता बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही बोला जा सकता है। दर बराबर हम क्या देंगे, सांद्रता में परिवर्तन और एक निश्चित समय अंतराल। अब इसको हम अभिकारक के रूप में लिखना चाहें, इसको एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। अभिकारक के लिए लिखना चाहें तो दर बराबर हम क्या लेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अब देख के लिख लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर समय अंतराल। अब इसको दर्शाने के लिए क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन यहाँ पर क्या हो रहा है, सांद्रता में कमी। अभिकारक के टर्म में लिखे हैं तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है सांद्रता में कमी, सीधा सीधा लिख सकते हो। और कमी को हम शो करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यदि आप उत्पाद के बारे में लिखना चाहोगे तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि बोलोगे और समय अंतराल तो रहेगा ही। अब यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, उसके लिए हम पॉजिटिव लगा देते हैं और पॉजिटिव को यहाँ पर जनरली शो करने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसी को मैं ABCD के फॉर्म पे लिखता हूं। मान लेते हैं कोई अभिकारक A प्लस B है और उत्पाद में चेंज हुआ C प्लस D में, तो इसको हम किस प्रकार से शो करेंगे, दर बराबर ये हो जाएगा माइनस A और डेल
टी। डेल टी यहाँ पर समय अंतराल बता रहा है और ए यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी। ए अभिकारक की सांद्रता, ये बड़ा कोष्ठक में जो दिखाते हैं इसको हम सांद्रता के रूप में डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम सक्रिय द्रव्यमान। आगे देखने वाले हैं, ठीक। उसी प्रकार से यदि मैं बी के बारे में लिखना चाहूंगा तो दर बराबर लिखूंगा सीधा, दर बराबर माइनस बी के लिए बटे डेल टी। उसी प्रकार से अगर उत्पाद के लिए लिखना चाहूंगा मैं तो ये हो जाएगा प्लस डेल सी, सॉरी बड़ा कोष्ठक में, और ये हो जाएगा डेल टी, या सीधा सीधा दर बराबर ये हो जाएगा डी के लिए अगर लिखना चाहूंगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए ये भी दर बराबर है, दर बराबर ये भी है, दर बराबर ये भी है और दर बराबर ये भी है, तो आपस में चारों को आप कोरिलेट कर सकते हैं और आपस में सभी को आप बराबर कर सकते हो। जैसे कि माइनस ए, यहीं पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर फंसाता है, आप किसी को भी बराबर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो, जैसे दर बराबर और दर बराबर मैं लिखा हूं तो आप इसको भूल जाओगे और इतना को ही देखते हो तो आप इसके बराबर इसको भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से अगर इधर मैं छोड़ देता हूं तो इसके बराबर आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये इसके बराबर दर मिलता है और दर उसी रिएक्शन का है, तो ये दर को मैं यहाँ पर से रिप्लेस करूंगा तो आपस में ये दोनों को भी बराबर कर सकता हूँ, ठीक। आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कोई सा भी आप बराबर कर सकते हैं, तो सब आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पर ये इस प्रकार से सी डेल टी और डी डेल टी, इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी परिवर्तन है तो परिवर्तन के लिए सब में साइन लगाना पड़ेगा, आपको भूल रहा हूँ यहाँ पर मैं, सबके लिए यहाँ पर परिवर्तन के लिए साइन लगा सकते हैं। यहाँ पर सभी में रहेगा परिवर्तन का साइन, ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसका मान लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को देखना हो तो किस प्रकार से देखेंगे, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ में भी अच्छा खासा क्वेश्चन फंसा देता है, तो ग्राफ का क्वेश्चन हम किस प्रकार से बनाएंगे तो ये देखते हैं। तो आप देखे हैं अभी यहाँ पर, तो क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता में कमी। मान लेते हैं यहाँ पर अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अभिकारक की सांद्रता, ठीक। ये खड़ी लाइन पर y एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता ले रहा हूं, और इधर मैं लेता हूं समयांतराल, टाइम इंटरवल, जिसको डेल टी करके यहाँ पर डिनोट किए हैं। तो अगर अभिकारक के बारे में बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। आप अगर इस प्रकार से देता है क्वेश्चन आपको तो ये गलत है, ठीक। पहले बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है और जब सांद्रता कम हो जाती है तो फिर धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। तो पहले अचानक से आप डाउन करोगे, इसको बहुत जल्दी जल्दी डाउन करोगे, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन होना शुरू होता है, ठीक। तो इस प्रकार से अभिकारक के अगर रेस्पेक्ट में, अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ आपको नहीं लेना है, ठीक। अगर इसी को मैं उत्पाद के सांद्रता के रेस्पेक्ट में देखूं, उत्पाद की सांद्रता के रेस्पेक्ट में देखते हैं और यहाँ पर समय अंतराल ले लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि ये बना वैसे ये बनेगा। उत्पाद पहले बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, उसके बाद जैसे कि ये कम हुआ वैसे ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक। अचानक से बहुत जल्दी उत्पाद में चेंज होगा, फिर सांद्रता कम होगा तो धीरे धीरे चेंज होगा, तो धीरे धीरे उत्पाद बनेगा। तो दोनों का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। अभिकारक के रेस्पेक्ट में, परिप्रेक्ष्य में, उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में आपको इस प्रकार से दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए और यहाँ पर सांद्रता और समय अंतराल करके क्वेश्चन आपको दिया जाता है और बोल दिया जाएगा कि कुछ एक ग्राफ इस प्रकार से है और एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ इस सांद्रता का है और सॉरी अभिकारक का है और कौन सा ग्राफ उत्पाद का है। तो ये वाला ग्राफ उत्पाद के लिए होगा और ये वाला ग्राफ अभिकारक के लिए होने वाला है, ठीक। अब इसमें और क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके देखें
थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको थोड़ा डीप लेवल में हल्का सा पूछता है, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं पूछता है, लेकिन हल्का सा डीप लेवल रहता है। तो उस कंडीशन में अगर इसको देखा जाए, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 2a और b करके लेता हूं। यहां पर देखिए मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं, पहले a प्लस बी फिर सी डी लिया था, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं 2a प्लस बी और फिर मान लेते हैं यहां पर c प्लस 2d कर देता हूं। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको ग्राफ किस प्रकार से बनेगा ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यहाँ पर फिर से हम क्या लेंगे, सांद्रता, और यहाँ पर टाइम इंटरवल, समय अंतराल जो भी रहेगा। अब ये जो जिसका ये इसको कोफिशिएंट बोलते हैं या मोलों की संख्या बोलेंगे यहाँ पर, या सीधा सीधा इसका गुणांक बोलते हैं। सिंपली हम इसको गुणांक बोलेंगे। ए का गुणांक 2 है लेकिन बी का गुणांक 1 है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए सी का गुणांक 1 है और डी का गुणांक 2 है। तो जिसका गुणांक ज्यादा होगा वो बहुत जल्दी गिरेगा या तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। ठीक, तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूं, जैसे कि अगर मैं ग्राफ खींचूं कुछ इस प्रकार से, अगर ग्राफ खींचता हूं और एक ग्राफ ऐसे लिया, अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है और कौन सा डी है। मान लेते हैं इसको 1, इधर से मैं ले लेता हूं 1, 2, 3 और 4। अब आपको पहचानना है कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बनता है, हो सकता है इस बार का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए। तो ए बी आपको पहचानना कैसे, अभी मैं बोला जिसका गुणांक ज्यादा होगा वो बहुत जल्दी गिरेगा नीचे या तो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ेगा। तो आप देखिए इसमें बहुत जल्दी नीचे कौन गिर रहा है, तो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी नीचे गिरा है, पहला नंबर। तो ये हो जाएगा ए, और आपको पता है नीचे गिरने वाला अभिकारक है और ऊपर चढ़ने वाला उत्पाद है। तो गिरने वाला को अभिकारक के साइड में लेंगे, ये दोनों डेफिनेटली अभिकारक है और ये दोनों डेफिनेटली उत्पाद है। तो ये हो जाएगा ए, और ये थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है तो ये बनेगा बी। ठीक, उसी प्रकार से आप इधर देखेंगे जो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ेगा वो आपका क्या होगा, जिसका गुणांक ज्यादा है, जो कि है डी। यहाँ पर ये बहुत जल्दी चढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा डी और ये होगा आपका सी, तीसरा नंबर। ठीक, तो इस प्रकार से ग्राफ में आपको पहचानना होगा। तो ये तो रहा ग्राफिकल बेस्ड। अब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बन सकता है इसको भी देख लेते हैं। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या दे सकता है, जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम समीकरण, यहाँ पर जो फार्मूला देखे यहाँ पर, इसमें हम क्या देखें, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहीं पर आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देगा किस प्रकार से बताएगा। तो यहाँ पर देखिए सांद्रता में परिवर्तन, मैं अभिकारक के बारे में बात करूं फिर से, तो अभिकारक के रेस्पेक्ट में क्या बोल रहे थे, अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक, अब यहाँ पर देता है, मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता A1 है। ठीक, और अंतिम मतलब समय, कुछ समय पश्चात, जैसे कि 5 मिनट या 5 सेकंड, जो भी दे समय को ना, उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि किसमें लेना है। समय अगर मिनट में देता है तो मिनट में आंसर आएगा, सेकंड में देता है तो सेकंड में आंसर लेना है, घंटा में देता है तो घंटा में आंसर लेना है। 5 मिनट बाद उसकी सांद्रता इतनी है। ठीक, अंतिम सांद्रता जिसको हम बोल सकते हैं 5 मिनट बाद सांद्रता, अब मान लेते हैं A2 है। ठीक, तो इसके लिए जो दर होगा वो क्या होगा, मैं ओवर भी बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ डाटा रहेगा A1 की जगह, A2 की जगह, तो आपको दर कैसे बनाना है। दर बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन या परिवर्तन को हम किस प्रकार से लेते हैं, अंतिम में हम प्रारंभिक को माइनस करते हैं। परिवर्तन यही कहता है अभी क्या है और पहले क्या था, यही परिवर्तन कहलाता है। तो हम यहाँ पर लेंगे A2 माइनस A1, और यहाँ पर जो समय अंतराल जो दिया दोनों के बीच में जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो समय है 5 मिनट का। ठीक, तो यहाँ पर मैं डाल दिया 5 मिनट। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी सांद्रता में आपको सांद्रता के हिसाब से दर बताना है। अब डेफिनेटली आप देखेंगे अभिकारक की सांद्रता है A1, इसकी सांद्रता है 5 मिनट के बाद A1 ज्यादा ही रहेगा डेफिनेटली A2 से। तो यहाँ पर ये बड़ा फैक्टर है और ये छोटा फैक्टर है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, जो कि आप पहले फार्मूला में लगा चुके हो माइनस, और यहाँ पर भी आंसर
फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस आएगा और ये माइनस मिलकर प्लस होगा। बोलने का मतलब ये है कि जो दर है वो निगेटिव कभी भी नहीं होगा। याद रखिएगा, दर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इस आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 मोल, यहां पर मान लेते हैं 5 मोल प्रति लीटर था, 5 मोल प्रति लीटर। ठीक, और फिर यहां पर लेते हैं, मान लेते हैं 5 से कम बचा 3 मोल प्रति लीटर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, ये 3 माइनस 5, पहले से हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 5, तो ये इसका आंसर होगा 2/5, ये इसका दर होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। ये बड़ा बड़ा डाटा दिया हूं मैं, वहां पर छोटा छोटा डाटा रहेगा। यहाँ पर 10⁻⁻2 के रेस्पेक्ट में या 3 के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ डाटा वहां पर अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। दूसरा यहाँ पर आपको दे सकता है, सीधा सीधा बोल देगा 5 मिनट के अंतराल में सांद्रता इतना परिवर्तित हो गया। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पहले सांद्रता दिया, अब आपको बोल सकता है 5 मिनट में सांद्रता में इतना परिवर्तन हुआ। सांद्रता में मान लेते हैं 3 मोल प्रति लीटर के हिसाब से परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको परिवर्तन दे चुका है। ठीक, परिवर्तन दिया कितना, 3 मोल प्रति लीटर। यही सीधा सीधा उठा के कहां पर रखना है, सांद्रता में परिवर्तन। फिर से आपको याद रखना है सांद्रता में परिवर्तन, तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, 3/5, ये आपका दर कहलाएगा सीधा सीधा। ठीक, सांद्रता में परिवर्तन दिया तो आप सीधा सीधा रख दिए, या सांद्रता आपको अलग अलग दे रहा है और समांतराल दे रहा है तो आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में, इस प्रकार से यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है। अब देखते हैं ये जो अभिक्रिया की दर है, ये जो अभिक्रिया हो रहा है, इसको कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कारक है जो प्रभावित कर सकता है। यहां पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। फटाफट देख लेते हैं इसको, किस प्रकार से ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा। पहला मैं लेता हूं तो अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर अगर बात करेंगे तो हम पहले ही देख चुके हैं, इनिशियल बहुत जल्दी नीचे गिरता है ग्राफ, फिर एक समय अंतराल के पश्चात धीरे धीरे होता है। बोलने का मतलब यह है, जब अभिकारक की सांद्रता ज्यादा हो तो रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, सांद्रता कम हो तो रिएक्शन धीमी गति से चलेगा। ठीक, तो ये सांद्रता के जो दर है वो सीधा सीधा अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। किसकी, अभिकारक की ना, याद रखिएगा इस पर, अभिकारक की सांद्रता के सीधा सीधा समानुपाती, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। ठीक, दूसरा यदि उत्पाद के रेस्पेक्ट में बात किया जाए, उत्पाद की सांद्रता के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये सांद्रता किसका है, उत्पाद का ना, उत्पाद की सांद्रता के उल्टा हो जाएगा। मतलब यदि उत्पाद की सांद्रता ज्यादा है तो दर क्या हो जाएगा, उल्टा रिएक्शन में चलेगा, उल्टा तरफ चलेगा। ठीक, अगर आगे की तरफ के लिए हम बात करेंगे तो तब ये एप्लीकेबल होगा। यदि सीधा सीधा आपको बोला जाता है सांद्रता पर तो ये इस प्रकार से होने वाला है। होता क्या है, यहाँ पर यदि सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं एक निश्चित आयतन पर, ठीक, जैसे कि ये पात्र है और उसका एक निश्चित आयतन लेते हैं, इतना एरिया को लेते हैं, सांद्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। जब अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो ये आपस रिएक्शन कब होता है, अणु आपस में टकराते हैं और एक निश्चित ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो एकांक आयतन या एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। कारण यह है, ठीक, सांद्रता बढ़ने से एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या, ये जो संख्या है इसमें वृद्धि होती है। ठीक, अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिससे टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है और गति आगे की तरफ, मतलब स्पीड बढ़ जाता है। कारण ये है। ठीक, उत्पाद के रेस्पेक्ट में आपको नहीं पूछेगा यहाँ पर। तीसरा अगर देखते हैं और तो आप बोल सकते हो अभिक्रिया का ताप, इस पर क्या डिपेंड करता है, अभिक्रिया का ताप पर।
तो ताप यदि कोई अभिक्रिया का यदि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैं टक्करों के बारे में बात किया, अणुओं में टक्कर होता है, तो अणुओं में जो टक्कर होता है वो क्या होता है, एक निश्चित ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट देखते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, इसको मैं ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूँ क्या होता है। जैसे कि कोई अभिक्रिया, मैं अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ ना, एक निश्चित ऊर्जा होता है, ठीक। अगर ये मान लेते हैं इस अभिक्रिया के लिए कोई अभिक्रिया है A+B और ये उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो उत्पाद में तब तक चेंज नहीं होगा जब एक निश्चित ऊर्जा को प्राप्त न कर ले, एक निश्चित ऊर्जा को प्राप्त न कर ले। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे, मान लेते हैं इस अभिक्रिया के लिए जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उस अभिक्रिया के लिए निश्चित ऊर्जा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जब ऊर्जा इसको न मिल जाए तब तक ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। मान लेते हैं ग्राफ में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक। जब तक यहाँ तक इस ऊर्जा को प्राप्त न कर ले तब तक ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इस अभिकारक के पास कुछ न कुछ ऊर्जा पहले से रही होगी, मतलब हमेशा किसी न कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्रकृति में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके पास पहले से कुछ न कुछ ऊर्जा ना हो। तो मान लेते हैं इस अभिकारक के पास पहले से कुछ ऊर्जा है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ तक ऊर्जा है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इतना ऊर्जा इसके पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक। इसको इसके पास पहले से है, इसको हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसी को हिंदी में आद्य ऊर्जा करके भी लिखा रहता है, ठीक। ग्राउंड एनर्जी, आद्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, ठीक। अब यहाँ से, अब इसको कितना ऊर्जा चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊर्जा और चाहिए ताकि ये आगे रिएक्शन हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो यहाँ पर इतनी ऊर्जा को छोड़कर इतना ऊर्जा यदि और मिल जाए तो ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इतना ऊर्जा को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक। यहां पर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा, ठीक। तो सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गया। अब ये सक्रियण ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ताप से रिलेटेड ना, अभिक्रिया का ताप के बारे में। अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो अणु वहां पर प्रेजेंट है उसका मोशन बढ़ जाता है, उसका मोशन बढ़ जाएगा, उसकी गति बढ़ जाती है। तो प्रति सेकंड टक्कर जो पहले हो रहा था कम ताप में, वो टक्कर अब पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या। अब यहाँ पर टक्करों को हम लेते हैं, एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, प्रभावी। आपको लिखा हुआ मिल सकता है प्रभावी। प्रति सेकंड प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इफेक्टिव कोलिजन, टक्कर को इंग्लिश में कोलिजन बोलते हैं। इफेक्टिव कोलिजन का जो नंबर होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये बढ़ जाती है, ठीक। अब ये जब बढ़ जाती है तो हम मौसम जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पूछा जाए ताप बढ़ाने पर ऐसा क्या होता है जिससे ये उत्पाद में जल्दी परिवर्तित हो जाती है, या तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक। तो क्या हम बोल रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्करों की, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से उस अभिकारक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण से वह आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से उस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। समझ में आया पॉइंट। अभिक्रिया का ताप का इस प्रकार से इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट और ये स्थितिज ऊर्जा, और टोटल जो एनर्जी होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, नीचे तक का, ठीक, इसको हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट फिर से आपको दे सकता है, हम बोल सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस इसका जो स्थितिज ऊर्जा है, जिसको आद्य ऊर्जा लिखा हूं मैं ना, ग्राउंड एनर्जी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस आद्य ऊर्जा। आपको पूछेगा सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा के लिए आप क्या बोलोगे, अब सीधा सीधा माइनस कर दो देहली ऊर्जा से आद्य ऊर्जा को, सॉरी आद्य
ऊर्जा। ठीक, इस प्रकार से आप बता सकते हो और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सक्रियण ऊर्जा के लिए फार्मूला आप किस प्रकार से देंगे? सक्रियण ऊर्जा पहली ऊर्जा माइनस आद्य ऊर्जा। आद्य ऊर्जा की जगह में कुछ भी लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अभिक्रिया के ताप से इस प्रकार से डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम देते हैं, ताप तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका जो ताप गुणांक, यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं हम, ताप गुणांक। और ये ताप गुणांक क्या होता है? जनरली कोई भी रिएक्शन का ताप को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 10 केल्विन, कुछ भी बोल सकते हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसका दर लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक के लिए हम फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला देते हैं और ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से देते हैं, KT, और इस पर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देता हूँ और ये पहले की तुलना में, तो इस प्रकार से ताप गुणांक दिया जाएगा। KT और T में मैं 10 जोड़ रहा हूँ, मतलब 10 बढ़ा के लिख रहा हूँ ऊपर, और ये KT। अब यहाँ पर K जो होता है ये होता है उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। अभी तक हम दर बोल रहे थे और इसको हम जैसे कि लिखा हूं ना मैं यहाँ पर, ये सांद्रता, अगर इसी को मैं आगे और सॉल्व करूंगा, आगे देखने वाले हैं इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और ये जो K यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ठीक, रेट कांस्टेंट इस नाम से जाना जाता है। जनरली क्या होता है, जैसे कि ये बोला हूं ना अभी, गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जनरली यही 2 गुना बढ़ जाता है। इस कारण से दर क्या हो जाता है, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ताप गुणांक का जो वैल्यू आएगा वो अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आपको 2 से 3 मिलता है। ठीक, याद रखिएगा, 2 से 3, 2 या 3, इस बीच में कोई सा भी रेंज में हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ ना दिया और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है तो आपको 2 मान के चलना होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ताप का प्रभाव यहाँ पर बता सकते हो। तीसरा, 3 तो हो गया। चौथा देखते हैं, यदि उत्प्रेरक यहाँ पर अभिक्रिया में ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? उत्प्रेरक को ऐड करेंगे तो क्या होगा? उत्प्रेरक को ऐड करते हैं, उत्प्रेरक ऐड करने पर होता है अभिक्रिया या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभिक्रिया की दर को ये प्रभावित करता है। और उत्प्रेरक हम किसको बोलते हैं? जो स्वयं अपरिवर्तित रहे लेकिन अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे। ठीक, तो अभिक्रिया को परिवर्तित क्या करता है? उसके स्पीड को, उसके दर को, उसके वेग को परिवर्तित करता है। ये तो स्वयं क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा लेकिन दर को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक दर को प्रभावित करता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। ठीक, दर को प्रभावित करता है। अब ये दर को प्रभावित किस प्रकार से करता है? तो सीधा सीधा इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है सक्रियण ऊर्जा के मान को, सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करके। ठीक, अगर कोई धनात्मक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को फिर से 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक यदि धनात्मक है तो वह सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, सक्रियण ऊर्जा को के मान को घटा देता है। और यदि निगेटिव उत्प्रेरक है तो वह सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है। अगर आपको पूछा जाए किसमें उत्प्रेरक का यूज किया गया है और आपको इस प्रकार से, अगर ये मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से है, और अगर कुछ उसमें उत्प्रेरक लगा दी जाए, ये नॉर्मल है और इस पर उत्प्रेरक लगा देते हैं तो सक्रियण ऊर्जा मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। ठीक, ये नॉर्मल के लिए और ये सक्रियण ऊर्जा के लिए। सक्रियण ऊर्जा मतलब उत्प्रेरक लगा है तो उत्प्रेरक वाले कंडीशन के लिए। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? आपको क्या दिख रहा है? सक्रियण ऊर्जा के मान को ये घटाया, पहले कहाँ तक था? यहाँ तक था, अब हो गया है यहाँ तक का। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा दिया तो आसानी से ये इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और दर बढ़ जाता है या उत्पाद में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यदि निगेटिव उत्प्रेरक है तो निगेटिव उत्प्रेरक रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, मतलब सक्रियण ऊर्जा के मान को, अब पहले यहाँ पर था, अब वो कहाँ चला गया है? यहाँ पर चला गया है। तो ये पॉजिटिव उत्प्रेरक के लिए हो जाएगा और ये निगेटिव उत्प्रेरक के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और उसी प्रकार से अभिक्रिया के दाब के बारे में बात कर सकते हैं। अभिक्रिया के दाब के बारे में बात करेंगे
तो दाब में कहाँ पर, इसको दाब को हम सिर्फ गैसीय अभिक्रिया के लिए ही यूज करना है, गैसीय अभिक्रिया के लिए ही बस यूज करना है। और जब दाब हम बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो टकराएंगे आसानी से और आसानी से अभिक्रिया हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, घटेगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी या प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और ये आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं दाब बढ़ाए तो दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर दर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, यहाँ पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको घुमा के दे देता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या बोल सकते हैं, मान लेते हैं एक बड़ा ठोस पार्टिकल है और इसी को मैं यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल में पीस दिया, मतलब क्या कर दिया, इसका पाउडर फॉर्म ले लिया। ठीक है, वही ना, यहाँ पर एक उसका ठोस रूप है और इसी को मैं पाउडर फॉर्म में ले लिया हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा है। ठीक, और टकराने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे तो मान लेते हैं एक अणु आया और यहीं पर टकराया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक अणु जो है इसे भी टकरा सकता है, इसे भी टकरा सकता है, या बहुत सारे टकराने के लिए यहाँ पर इसको सतही क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, मतलब टकराने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर मिल रहा है तो इसमें स्पीड ज्यादा होगा। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखने को मिल सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि ज्यादा है तो प्रभावी मतलब यहाँ पर दर ज्यादा रहने वाला है। ठीक, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपने को मिलता है। बाकी का जो पार्ट है इसका अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अगर मेरे चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरा इसका लेक्चर सीरीज आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।